हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है, कोई भी आपका हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन दिया है तो उसकी स्टेट का हम पता कैसे लगाते हैं। इससे पहले अगर आपने हाइड्रोजन एटम का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर देख लीजिए। अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन एटम का वो साई एन एल एम आर थीटा एंड फाई का फंक्शन होता है। ये एन और एल और एम पे डिपेंड करता है। अगर आपने बेसिक बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि 1s 2s 2p 3s 3p ये सब क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की एटॉम की स्टेट्स होती हैं। और आपका जो s के आगे जो लिखा होता है ये जो होता है ये दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो मतलब n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 लिखा है तो मतलब n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 लिखा है तो मतलब n की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर 3 लिखा है तो n की वैल्यू 3 है। दूसरा, अगर हम बात करें l जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसके लिए हम देखते हैं कि s p d f, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए हो जाएगा 3। ये हमने पढ़ा हुआ है 0 1 2 3। और बात करें ml की, ml की वैल्यू होती है -L2 प्लस l, -L2 प्लस l होती है। अगर आपकी p शेल है तो आपका जो l होगा वो 1 हो जाएगा, और l 1 होने के केस में ml की वैल्यू -1 2 प्लस 1 जाएगी। जैसे कि ये आपका है 1s। अगर 1s की बात करें तो 1s में n क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे s ऑर्बिटल दिया हुआ है तो s ऑर्बिटल के लिए जो हमारा l होता है वो 0 होता है, तो ml भी क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। सेकंड, यहाँ पे 2s दिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, s ऑर्बिटल के लिए l 0 तो ml भी 0। बट अगर बात करें 2p की तो इसमें 2 आगे से लिखा तो n की वैल्यू 2 हो गई, p के लिए जो होता है l की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो p के लिए l 1 हो जाएगा। अगर l 1 हो जाएगा तो ml -1 2 प्लस 1 के बीच में जितनी भी इंटीजर्स आते हैं सब आ जाएंगे, -1 0 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 4d ले लूँ 4d तो n के लिए 4 हो जाएगी, d तुम्हारा क्या है, d तुम्हारा 2 है, और ml तुम्हारा कितना हो जाएगा, d तुम्हारा 2 होने की वजह से l की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी l की वैल्यू 2 है d के लिए, तो ml हो जाएगा -2 -1 0 1 2। ये वैल्यूज देगा आपको। तो अगर हम 1s स्टेट की बात करें तो n l m यानी साई 1 0 0 ये 1s स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और साई 2 0 0 2s स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। साई 2 1 -1 साई 2 1 0 साई 2 1 1 ये सब 2p स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साई 3 0 0 ये आपका 3s स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन एटम के श्रोडिंगर वेव फंक्शन जो निकला, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर जो वेव फंक्शन निकलता है साई एनएलएम, उसकी स्टेट का पता लगा दिया। आपको हाइड्रोजन एटम की स्टेट का पता लगाना है अगर, तो उससे पहले आपको एनएलएम की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको एनएलएम की करेक्ट वैल्यू निकाल दी तो आपको स्टेट भी पता लगा सकते हो, फिर कौन से स्टेट में वो लाई करता है, 1s में है, 2s में है, 3s में है, 2p में है, किस स्टेट में वो लाई करता है वो आप इजीली पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ n। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन n पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, और करता है तो n की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा रियल एक्सपोनेंशियल टर्म चेक करना पड़ेगा। हमें फंक्शन में देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर कोई रियल एक्सपोनेंशियल टर्म है, यानी e टू द पावर वाला टर्म है बट आयोटा ना हो वहां पर, क्योंकि अगर आयोटा होगा तो फिर वो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाता है। तो e टू द पावर में अगर कोई टर्म है उसे इससे कंपेयर कर देंगे, तो इससे कंपेयर करने के बाद ए नॉट के जो आगे लिखा होगा यहाँ पर वही आपका n की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड, अगर हमें चेक करना है डिपेंडेंसी ऑफ l कि फंक्शन l पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वेव फंक्शन l पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो उसके लिए देखेंगे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फंक्शंस वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा की टोटल पावर को अगर हम ऐड कर दें तभी जाके हमको मिलता है टोटल वैल्यू ऑफ l। जैसे कि मान लो अगर हमारा जो वेव फंक्शन साई है वो साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, तो साइन की पावर यहाँ पर 3 है और कॉस की पावर यहाँ पर 1 है, तो 3 + 1 4, तो l की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर हमको m की डिपेंडेंसी चेक करनी है कि m की किस वैल्यू पर हमारा वेव फंक्शन डिपेंड करता है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा हमको इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल टर्म वहां प्रेजेंट होगा, यानी कि ऐसा एक्सपोनेंशियल टर्म जिसमें आयोटा भी प्रेजेंट हो, तो उसे कंपेयर करना पड़ेगा हमको e की पावर आयोटा m फाई से करना पड़ेगा। जो भी यहाँ फाई और आयोटा को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी वही आपका m की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल को मैं अगर लेके चलूँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है साई एनएलएम इक्वल्स टू a e टू द पावर -zr/a0 sin स्क्वायर थीटा e टू द पावर -आयोटा m फाई। ये आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, इसकी स्टेट का हमें पता लगाना है। तो चेक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ये देखो ये टर्म रहा, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है e टू द पावर -zr/a0 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 है n की वैल्यू, n की वैल्यू 1 हो जाएगी इस केस में, n की वैल्यू 1। और अगर बात करें हम l की वैल्यू चेक करने, तो हमें चेक करना है साइन थीटा और कॉस थीटा कितनी पावर प्रेजेंट है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा प्रेजेंट है, तो साइन थीटा की पावर कितना है 2 है,
तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज साइन थीटा की पावर 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। कॉस थीटा भी होता है, उसकी पावर को भी हम ऐड कर लेते हैं। देन हमें अगर m पता लगाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर im5 से कंपेयर करना पड़ेगा। e की पावर im5 से किसको कंपेयर करोगे, e की पावर माइनस im5 का, बिकॉज ये आयोटा वाला टर्म है। ये आयोटा वाला एक्सपोनेंशियल मतलब ये इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल है, और ये विदाउट आयोटा वाला एक्सपोनेंशियल मतलब ये रियल एक्सपोनेंशियल है। रियल एक्सपोनेंशियल को हमें कंपेयर करना है e टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन एन नॉट से, और हमारा जो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल है कंपेयर करना है e टू द पावर आयोटा m5 से कंपेयर करना। तो कंपेयर अगर हम करें तो m की वैल्यू यहाँ पे -1 मिल जाएगी, m की वैल्यू -1। तो इस केस में m की वैल्यू क्या है, -1 है। तो इस वेव फंक्शन की स्टेट क्या रहेगी, 1 2 -1, 1 2 -1। वैसे ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, 1 2 -1 कोई स्टेट नहीं होती है, बट आपको यहाँ पर से NLM की वैल्यू मिलकर आपको 1 2 -1 मिल गया है, ठीक है। क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 1 के लिए केवल 2s ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, और कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है नहीं। बट हमारे अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, s की वैल्यू तो मतलब n की वैल्यू 1 हो रही है, पर यहाँ पे क्या रहा है 1 के बाद 2 मतलब d, 1d बन रहा है, 1d, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बट आपको मैं सिखाना चाहता था कि कैसे हम एनएलएम की डिपेंडेंसी निकाले, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, डिपेंडेंसी चेक करेंगे पहले एन की। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाला कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो आर जो एन की वैल्यू वो 0 है, बिकॉज यहां पर रियल एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो एन 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर हम एल की बात करें तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल की वैल्यू 1, और अगर हम ई की पावर im5 तो एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो स्टेट आपका आ जाएगा एन की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, तो NLM। ये स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम NLM की वैल्यू को चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल और लिए जिससे हम रियल अपने स्टेट का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो मैं अगर n की वैल्यू की बात करूँ तो e टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन 2a0, जो कि रियल एक्सपोनेंशियल टर्म से कंपेयर अगर हम करें तो n की वैल्यू में 2 मिल रही है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 मिल रही है, और इसमें साइन वाला कोई टर्म नहीं है, साइन वाला कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब l की वैल्यू 0, ना ही कॉस वाला टर्म प्रेजेंट है, और ना ही आयोटा वाला एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट। तो यहाँ पर m भी 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आयोटा वाला एक्सपोनेंशियल कोई प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसकी स्टेट आ जाएगी तुम्हारा साई 2 0 0। तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 2 0 0 मतलब कौन सी स्टेट हो गई है, 2 0 0 वाली केस में 2 0 0 2 0 0, यानी कि ये 2s स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, 2s स्टेट को। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वेव फंक्शन अगर मैं लूँ, यहाँ पे कुछ वेव फंक्शन का टाइप दिया मुझे, n की वैल्यू देखूँ तो मैं यहाँ पर 2 है n की वैल्यू, और अगर मैं देखूँ l की वैल्यू तो साइन थीटा की पावर 1 पे डिपेंड करता है। अगर मैं देखूँ m की वैल्यू तो e की पावर im5 से कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू -1, तो इसकी स्टेट आ जाएगी 2 1 -1। तो 2 1 -1, जो 2 1 -1 है वो किस 2p स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 2p स्टेट को करेगा और ये 2s स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन की स्टेट का पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम वहाँ पे कौन से स्टेट में है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।